नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो कि आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसे देखने जा रहे हैं। इससे पहले इसी चैप्टर का हम जो है पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं, धार्मिक साहित्य हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ चुके हैं। आज इस कड़ी में हम देखने जा रहे हैं भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियां। देखिए, ये लेसन बहुत बड़ा है। देखिए, टोटल जो लेसन है वो 7 हैं और इसके अंतर्गत पूरा भारत का इतिहास दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर बहुत बड़े हैं और एक ही जो है क्लास में, एक ही वीडियो में इसको पढ़ा पाना मुश्किल है, क्योंकि फिर काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि आपको अलग से बुक पढ़नी पड़े, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियां आज इसके अंतर्गत लेंगे और इसके बाद और इसी पार्ट में, इसी मतलब चैप्टर के अगले भाग में हम जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल को। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। देखिए, अगर हम भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति की बात करें तो देखिए 2 भागों में विद्वानों ने अतीत को बांटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक तो जिसमें मानव ने पढ़ना लिखना सीखा, तब से वर्तमान तक के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको किस में शामिल किया, हिस्ट्री में शामिल किया। ओके, और इससे पहले के जो मानव के क्रियाकलाप हैं उसे प्री हिस्ट्री में, यानी कि प्राक इतिहास में शामिल किया। ठीक है, देखिए मानव के जो शुरू के अधिकांश उपकरण थे वो पत्थर के थे, प्रारंभिक मानव के। ठीक है, फिर समय के साथ साथ इसको हम क्या कहने लग गए, पाषाण युगीन मानव, और बाद में जो पाषाण उपकरण है इनका प्रयोग होता रहा और बाद में हमने इसका नाम रख दिया पाषाण काल। अब भारत में जो प्रागैतिहासिक काल संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है वो शिवालिक पहाड़ियों से 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं और इनसे हमें जानकारी मिलती है कि, और साथ ही ये उपकरण जो थे, ये उपकरण पत्थर, प्रारंभ में ये जो उपकरण थे, उपकरण के बजाय सामान्य पत्थर जो है प्रतीत होते थे विद्वानों को, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि ये कौन सी संस्कृति है, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति है। ठीक है, और इसको हम बाद में, जो हमारे विद्वान लोग थे उन्होंने 3 भागों में पाषाण युग को बांटा। कौन कौन से? एक तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर एक है मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। और अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। और कई बार सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो पैलियोलिथिक एज है उसको कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन से हैं, तो एक लोअर हो गया, एक मिडल हो गया, एक अपर हो गया, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पूरा पाषाण काल के उपकरणों की बात करते हैं तो 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने पहली बार इसको बनाया होगा। ठीक है, और ये आकार में कैसे थे? बड़े थे, मोटे थे, लेकिन सुगढ़ नहीं थे। आप उससे सुगढ़ नहीं कह सकते। और इस काल को, कौन से काल को? पूरा पाषाण काल को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण युग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पत्थरों का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। पहले कैसा था? बड़े बड़े उपकरण थे, औजार बनाए, और बाद में इसको उन्होंने क्या किया? छोटा कर दिया मध्य पाषाण युग में। ठीक है, और इसी कारण इसको क्या कहा गया? इसी कारण इसे कहा गया सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक टूल्स। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, यूपी की, एमपी की, उड़ीसा की, केरल की, तो यहाँ से जो पाषाण पुरा स्थल की प्राप्ति हुई है उनका काल निर्धारण हमें 12,000 वर्ष पूर्व
का मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहा करें, क्योंकि फिर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसको छोड़ नहीं सकते हम। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कुछ चीज़ें पढ़ा दी, कुछ छोड़ दी, फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस जो हैं, अगर आपकी RBSC की हम पढ़ाते हैं तो वो थोड़ी सी लंबी बनेंगी, ठीक है, लंबी बनेंगी और आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 12,000 वर्ष पूर्व जो है इनका जो मध्य पाषाण युग के उपकरण थे उनको माना गया, और जो पूरा पाषाण के थे उनको 20 लाख वर्ष पूर्व का माना गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, प्रश्न एक बार पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि जो है आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था कौन सी कहलाती है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग जो है वो आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में पशुपालन की ओर अग्रसर जरूर हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप कहें कि कृषि कार्य में और पशुपालन की तरफ लगा था तो वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल का मानव पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, एक चीज़ और, देखिए नदी के तटों और नदी के किनारे जो है मानव लकड़ी की, घास फूस की बनी गोल गोल झोंपड़ियाँ बनाने लगा, मिट्टी के पात्र का उपयोग जो है वो लेने लगा और खाद्य सामग्री को पकाने लगा। किस काल में? आपके मध्य पाषाण काल के शुरुआती अवस्था में, अंतिम अवस्था में, ठीक है, मध्य पाषाण युग की अंतिम अवस्था में। लेकिन पूर्ण रूप से सुगढ़ अब आप कह लीजिए कि कृषि कार्य की ओर अग्रसर कहाँ हुआ, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, और ऐसे उपकरण उसने बनाने शुरू किए जो कृषि कार्य और पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हों, और ये कब हुआ? नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल जब आया तो यहाँ पर मानव ने कुल्हाड़ियाँ, बसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिल्लोड जिससे आपके मसाला पीसते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण भारत हो गया, वहाँ पर ओखली आदि, ये जो है ये प्रमुख थे। ठीक है, और देखिए ये उपकरण जो थे ये किसके बने होते थे? याद रखिएगा, बेसाल्ट जो था पत्थर, उसको घिस कर चिकना बनाया जाता था, फिर उससे ये उपकरण बनाए जाते थे। फिर देखिए, इन सारी चीज़ों ने, कृषि कार्य ने मुख्य रूप से मनुष्य को क्या किया? एक जगह पे टिक के रहने के लिए, बसने के लिए मजबूर कर दिया, और इससे हमारी जो आर्थिक और सांस्कृतिक जो विकास है उसका एक नया युग जो है वो प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें शैल कला की, प्रागैतिहासिक शैल कला के बारे में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, प्री हिस्ट्रिक रॉक आर्ट्स के बारे में। ठीक है, अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो मानव जो है पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण और आपके नवपाषाण, यानी कि कहने का मतलब है प्रागैतिहासिक काल में पर्वतीय जो है और नदी घाटी जो क्षेत्र थे जहाँ पे गुफाएं थी, चट्टानें थी, वहाँ पर रहने लगा। उनको क्या कहा जाता था? प्राकृतिक आश्रय स्थल कहा जाता था, जिन्हें कि शैल आश्रय स्थल कहा जाता है, में निवास करता था। देखिए, हिस्ट्री जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने MA हिस्ट्री में ही किया हुआ है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं चाहती इसमें से कोई चीज़ आपकी छूटे। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो उच्च पुरा पाषाण काल जो आता है तो उसमें मानव आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने लगे। किसको? शैल आश्रयों को। और वहीं पर जो है चित्रकारी की जाने लगी, जो क्या कहलाई? शैल चित्रकारी कहलाई जाने लगी। अब देखिए, शैलाश्रय जो जहाँ पर गुफाओं में, पर्वतीय नदी घाटी की जो चट्टानें थी, वहाँ पर जब वो रहने लगा इंसान, तो जो खाली टाइम होता था उस टाइम में क्या करता था? शैलाश्रय की जो छतें थी, दीवारें थी, वहाँ पर तत्कालीन उस समय का जो मानव था जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया करता था, जिसे क्या कहा गया? शैल चित्र कहा गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है, आप इतने समझदार हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें, हम राजस्थान की विशेष रूप से यहाँ पर बात कर रहे हैं। उत्तरी राजस्थान की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर भरपूर जो है शैल चित्र मिले हैं। इनसे क्या है कि प्रारंभिक मानव की जो संस्कृति थी, सामाजिक और धार्मिक जीवन था, उसकी झलक, उसकी जानकारी हमें मिलती है।
मध्य प्रदेश की बात करें तो भीमबेटका का नाम आपके पास बार बार आता है, प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका और जो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी है, और इस दृष्टि से, किस दृष्टि से, शैल चित्रकारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अजंता की जो गुफाएं हैं, दुर्ग हैं, महल हैं, वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, उनसे भी हमें उस समय के मानव जीवन की जो झांकी है वो मिलती है। आगे देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश शैल चित्रों की दृष्टि से विश्व विख्यात है और विश्व विरासत की श्रेणी में है। कौन? भीमबेटका। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, ये कहाँ के क्षेत्र हैं? ये सारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, मिर्जापुर है। राजस्थान की बात करें तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र है, बारां जिला है, आलनिया, ठीक है, विलासगढ़, दर्रा, रावत भाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर जो कि जयपुर में है, ठीक है, और हरसोरा कहाँ पर है? अलवर में, साथ ही समधा। ये सारे क्षेत्र याद रखिएगा, ये सभी शैलाश्रय हैं और यहाँ पर शैल चित्र मौजूद हैं। आगे देखिए, एक पुराविद हुए हैं V.H. सोनवाने। V.H. सोनवाने को चंद्रावती गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरणों पर रेखांकन मिला है। क्या मिला है? रेखांकन मिला है। और इस काल का सीधा सीधा संबंध किससे जोड़ा गया है? मध्य पाषाण युग से स्वतः सिद्ध हो जाता है। किसने कहा है? V.H. सोनवैन ने। लेकिन जो वाकणकर हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में लगे हुए हैं, उसके अधिकतर स्थलों की अब खोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उच्च पुरापाषाण काल का ये जो चंद्रावती है, ये उच्च पुरापाषाण काल जो है उससे संबंधित है क्षेत्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, शैल चित्रकला के अध्ययन जो है सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, बल्कि विश्व के लगभग 22 देशों में शोध कार्य शैल चित्रों पर चल रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए संगठन भी बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों की बात करें तो 1856 में लाहौर से कराची रेलवे स्टेशन पर पटरियां बिछाने का काम जो है शुरू किया गया। और लाइन पर जब रोड़ियां बनाने के लिए पत्थर की कमी महसूस की गई तो पास में बड़े बड़े टीले थे, इन टीलों से क्या है, ईंटें निकाल कर लाने के लिए कहा गया। वहाँ से ईंटें बहुत सारी निकाल भी ली, लेकिन जब उनको पता चला कि ये एक विश्व की महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है, और उनको ये पता नहीं था उस समय कि वो इसके भग्न अवशेष निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, बर्टन बंधु जो थे, जो इस काम में लगे हुए थे, उन्होंने इसकी सूचना किसको दी? 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को, गवर्नर जनरल को दी। और फिर बाद में 1861 में क्या हुआ कि उस समय क्या था, हमारे पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग था वो नहीं था। ठीक है, तो खोज कहाँ से की जाए शुरू? तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1861 में कनिंघम महोदय के निर्देशन में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ठीक है, और बाद में जॉन मार्शल जो थे 1904 में इनको इस विभाग का क्या बना दिया गया? निदेशक बना दिया गया। किस विभाग का? आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी जी ने क्या किया? हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखला दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का पता लगाया। देखिए, हड़प्पा की खोज पहले हुई, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहने लग गए? हड़प्पा सभ्यता कहने लग गए। ठीक है, और उसके बाद इस सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल थे वो कहाँ से मिले? सिंधु नदी के आसपास से मिल रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, विस्तार की दृष्टि से अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो अब तक खोजे गए अगर स्थानों की बात करें तो 917 स्थान तो भारत में हैं, 481 स्थान जो है पाकिस्तान में है, 2 आपके अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, किसके? हड़प्पा के स्थल, या आप कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पर अब सही रूप से अगर नाम लिया जाए तो सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता सबसे उचित स्थान रहेगा। वो क्यों? वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है,
देखिए इस सभ्यता का जो विस्तार था वो पश्चिम से पूर्व तक तो 1600 किलोमीटर था, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1400 किलोमीटर था, ठीक है। और इसका विस्तार जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब पाकिस्तान। अच्छा थोड़े से ना नाम याद रखते हैं। अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है शोर्तगोई, एक आता है मुंडीगाग। ये दोनों स्थान जो है अफगानिस्तान से मिले हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें है ना, तो बलूचिस्तान में मिले हैं सूतकांगेडोर और सूतकाहा खो, ठीक है। और फिर बात करें हम सिंध की बात करें तो आपके महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो है, ठीक है। उसके बाद चनहुदड़ो है, कोट दीजी है, जुदीर जोदड़ो है, ये सभी सिंध में मिले हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, कौन सा पंजाब, हमारे इंडिया वाला, तो वो रोपड़ संघोल मुख्य स्थल है। और पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया हिस्सा वो है, वहाँ पर है हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुरा। देखिए सिंध में है मोहनजोदड़ो और पंजाब पाकिस्तान में है हड़प्पा, लेकिन इनकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, बाद में 1922 में किसकी खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की, ठीक है। देखिए हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो बनावली है, मीताथल है, राखीगढ़ी आता है। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, पीलीबंगा। यूपी की बात अगर हम करें तो आलमगीरपुर है, हुलास है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो आपके रंगपुर है, धोलावीरा है ना, प्रभास पाटन है, खंबात की खाड़ी है। महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद, जो कि अंतिम हमारा स्थल जो है पता चलता है, ठीक है। चलिए थोड़ी जल्दी से लेते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी की हम बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में सेंगे खबब, सिंहमुख और हिमनद से माना जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, पहले तो जाती है आपके कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, फिर घग्गर से होते हुए हाकड़ा होती हुई हरियाणा के पास जाती है सिरसा में, और सिरसा से राजस्थान की नौहर तहसील में प्रवेश करती है। फिर बीकानेर जाती है, जैसलमेर होती है, फिर गुजरात में प्रवेश करके वहाँ पर जो उसका कच्छ का रण है वहाँ से समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। तो ये इसका रूट है। फिर देखें सरस्वती नदी का उद्गम, अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। इसका उद्गम हुआ शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। तो देखिए वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो विद्वान है सरस्वती नदी को कुछ विद्वान कल्पना मात्र मानते थे, लेकिन जब भू उपग्रह से खींची गई जो तस्वीरें थी उससे सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का पता लग गया, ठीक है। और फिर 1921 में क्या हुआ, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर। ये भारत की कांस्यकालीन नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर इसके अवशेष मिले, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद देखिए सिंधु नदी के दोनों ओर इसका विस्तार देखकर इसका विद्वानों ने क्या नाम रख दिया, सैंधव सभ्यता जो है नाम रख दिया। अब क्या हुआ कि अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह जो है वो किया है, ठीक है। और लेकिन अभी तक इस अधिकांश पूर्ववेता जो हैं वो अभी इसको उचित नहीं मानते कि इसका नाम जो है एक बार सिंधु सभ्यता ही रहने दो। सिंधु और सरस्वती नाम जो है अभी उसके लिए खोज जारी है, ठीक है। तो पुरातत्ववेता जो है डॉक्टर वाकणकर, इन्होंने उत्खनन कार्य किया है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सरस्वती नदी का घाटी सभ्यता का, और उनका मानना है कि ये दोनों नाम उचित हैं। कौन से, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता काल की ओर। अगर हम इसके नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन बहुत ही बढ़िया था। सुनियोजित नगर नियोजन की विशेषता थी। जितने जो नगर मिले हैं वो ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी में मिले हैं और नीचे जो है समतल नगर भाग मिला है। जो गढ़ था वहाँ पर राजा लोग, पुरोहित लोग, अन्य व्यक्ति रहते होंगे, और जो समतल नगर और गढ़ को अलग करता है मोटी दीवार का, जो गढ़ है वो तो ऊंचाई पर है और जो नगर है वो कैसा है, नगर जो है नीचे है। नगर पर जो है सामान्य जनता निवास करती होगी, और जो परकोटा है, परकोटा जो है मोटी दीवार का बना है, मोटी दीवार जो है काफ़ी चौड़ी है, ठीक है। और
उसके बाद है नगर जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, चौड़ी सड़कें थी, जो सड़कें थी वो 9 से 34 फीट की थी। ठीक है, एक सड़क मिली है संभवतः वो क्या होगा, वो राजमार्ग होगा और वो 34 फीट का मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलियां जो हैं वो 1 से लेकर 2.2 मीटर तक की थी। ईंटों की बात करें तो ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। परकोटे के लिए, कौन सी परकोटे, जो चारों तरफ परकोटा था उसके लिए जो दीवार मोटी बनाई गई उसके लिए 10 गुणा 20 गुणा 40 इंच की जो ईंटें हैं उनको प्रयोग में लाया गया। पक्की ईंटों से मिश्रवासी जो हैं वो भी परिचित नहीं थे, वो भी कच्चे मकानों में रहते थे, लेकिन जो हमारी सभ्यता थी यहाँ पर पक्की ईंटों से मकान बने मिले हैं। प्राचीन सभ्यता में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी में मिली है उतनी विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं मिली, चाहे वो नील नदी सभ्यता है, चाहे मिस्र की सभ्यता है, चाहे कोई भी सभ्यता, सुमेरिया है। ठीक है, कहीं पर भी उतनी बढ़िया जो है सभ्यता नहीं मिली, जल निकास की व्यवस्था नहीं मिली। नालियों को जोड़ने और प्लास्टर के लिए मिट्टी, जिप्सम और चूने का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। सड़कों की नालियों में मेन होल होते थे जिसे तरमोखे कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, तरमोखे। ठीक है, अगर हम घर की बात करें, ठीक है, तो घर में 3 से 4 तो क्या होते थे, कमरे होते थे, स्नान घर होता था, शौचालय होता था, पाठशालाएं होती थी, कुआं होता था। ठीक है, मध्य में देखें तो मध्य में एक आंगन भी बना होता था घर में, और हर घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। ठीक है, चलिए विशाल स्नानागार की बात करें। एक और चीज़ कि नालियों के बीच में बड़े बड़े चैम्बर लगे होते थे जिनकी सफाई करके कूड़े जो करकट था उसको बाहर निकाल दिया जाता था, जैसे आज की व्यवस्था है हमारी। विशाल स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो का ये महत्वपूर्ण भवन है जिसका आकार 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट है। ईंटों की सीढ़ियाँ हैं, फर्श और दीवारों पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। पास में कुएं के अवशेष है जहाँ से शायद जल का जो है स्रोत था, जहाँ से जल उसमें डाला जाता था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार बने हुए मिले हैं विशाल स्नानागार में। फिर विशाल अन्नागार की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार मिला है वो 45.41 गुणा 15.30 मीटर का है। 2 खंडों में विभाजित है हड़प्पा का अन्नागार, जिसमें क्षेत्रफल 55 गुणा 43 मीटर है, जो पानी से बचाव के लिए ऊंचे चबूतरे पर बना है। प्रत्येक जो खंड है वहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष मिले हैं। कहाँ पर, हड़प्पा में। ठीक है, और दोनों के बीच में 23 फुट की दूरी है। ठीक है, और इसका प्रवेश द्वार, किसका प्रवेश द्वार, जो ये हड़प्पा का अन्नागार था यहाँ पर इसका जो प्रवेश द्वार था रावी नदी की ओर था। और मेसोपोटामिया के नगरों में भी ऐसे अन्नागार मिले हैं। विशाल जलाशय की स्टेडियम की बात करें तो धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय मिले हैं। ठीक है, धोलावीरा से एक विशाल स्टेडियम की प्राप्ति हुई है। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर 95 गुणा 11.42 गुणा 4 मीटर का जलाशय भी मिला है। कहाँ पर, धोलावीरा में। ठीक है, स्टेडियम का आकार धोलावीरा में कितना है, 283 गुणा 45 मीटर। अगर हम गोदीवाड़े की बात करें, विशाल गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, लोथल से मिला है। पक्की ईंटों का एक ढांचा है जिसे SR राव ने गोदीवाड़ा या डाक यार्ड या बंदरगाह जो है उसका नाम दिया है। इसका औसत आकार जो है वो है 214 गुणा 36 मीटर, गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार की बात करें तो 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाँ से जो द्वार थे वो जहाज जो थे वो आते थे। ठीक है, प्रवेश द्वार जो है वो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिसमें गोदी का पानी जो है वो आता था। देखिए, जो राव हैं वो लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की जो गोदियां थी उनसे भी कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। ठीक है, लोथल का जो डाक यार्ड है वो वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाक यार्ड से भी बड़ा है। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, कला और विज्ञान के बारे में। तो पत्थर की मूर्तियां, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य की मूर्तियां, पात्र यहाँ की उत्कृष्ट जो है कृति के प्रमाण हैं। शैल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली है।
नर्तकी की कांसे की और मिट्टी की दोनों मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, मरण मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का क्या था, प्रतीक था। फिर है कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेमी की है। ठीक है, और मुहरों पर किया गया जो चित्रण है उससे यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि का भी हमें पता चलता है। ठीक है, कुबड़दार बैल की बात करें तो कुबड़दार बैल की जो मूर्तियां हैं वो भी क्या थे, कला के प्रतीक थे। देखिए, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके अग्रभाग में पशु का अंकन जो है संक्षिप्त लेख है। जो मोहरें मिली हैं वहां पर अंकन भी लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है और एक पीछे घुंडी लगी हुई है जिससे कि संभवतः एक दीवार पर टांगने के काम आती होगी। ठीक है, मोहरों पर की बात करें अभी तक 2500 लेख जो हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, देखिए मोहरें जो थी इस प्रकार से थी, जो लिपि थी मोहरों पर, ठीक है, इस प्रकार से थी मोहरों पे लिपि। और इस प्रकार से ये सभी जो हैं ये मोहरों पर लिपि लिखी हुई है। ठीक है, ये भाव चित्रात्मक लिपि इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख मिला है कहाँ से, धोलावीरा से। यहाँ की लिपि कैसी थी, अभी हमने बात की, भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, जैसे गुणा है, योग है, मतलब जोड़ है, इसके जो है हमें मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये गणितीय जो प्रक्रिया है उससे परिचित थे। ठीक है, फिर है कालीबंगा लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और कालीबंगा से जो प्राप्त बालक की खोपड़ी है उसमें 6 छेद मिले हैं और संभवतः ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण बताते हैं। किसका प्रमाण बताते हैं, शल्य चिकित्सा का प्रमाण बताते हैं। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी ये लोग परिचित थे और धातु की ढलाई और जो उपकरण निर्माण है उसको जानते थे। मिट्टी के बर्तन कुम्हार जो है चाक, जो कुम्हार का चाक होता है उस पर बनाए जाते थे और पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियां जो हैं उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग की तुलिका से काले रंग का डिजाइन बनाया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक उपलब्धियों में नवीन साक्ष्यों से पता चला है कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आर्थिक उपलब्धियों की बात करें तो ये उन्नत कृषि व्यवस्था, पशुपालन है, उद्योग धंधे हैं, आंतरिक बाह्य व्यापार हैं, इन सारी चीज़ों के प्रमाण जो है वो हमें मिले हैं। सुरकोटरा रणघुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ऐसा राव के अनुसार ये देखिए नवीन साक्ष्य हैं। और रंगपुर और लोथल से घोड़े की मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, घोड़े के अवशेष तो मिले हैं सुरकोटा से, रणघुंडई से, और जो घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां हैं ये मिली हैं रंगपुर से और लोथल से। और कच्छ, एक चीज़ और, जो डॉक्टर V.S. वाकणकर हैं इनके अनुसार कच्छ सरस्वती नदी जो शोध अभियान गया था उसके दौरान सरस्वती नदी के तट पर स्थित अनेक स्थानों पर घोड़ों की अस्थियां मिली हैं। इसका मतलब ये लोग घोड़ों से परिचित थे। ठीक है, फिर है उन्नत कृषि कार्य। उन्नत कृषि कार्य की बात करें तो विशाल स्नानागार ये संकेत देते हैं कि अन्न उत्पादन जो है वो अच्छी मात्रा में होता होगा क्योंकि विशाल अन्नागार भी मिले हैं। अगर हम रख रहे हैं अन्न को संभाल कर, इसका मतलब अन्न उत्पादन अच्छी मात्रा में था। फिर मुख्य उत्पादन गेहूं, जौ, मटर, मोटे जो अनाज हैं, ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, इनका उत्पादन होता था। कपास का, खजूर का, तिल का, चावल का उत्पादन भी होता था। जुताई की बात करें तो लकड़ी के हल के भी हमें जो है वो मिले हैं संकेत। साथ ही कालीबंगा में भी ऐसा हल प्राप्त हुआ है लकड़ी का। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा का जो कालीबंगा है वहाँ से आड़ी तिरछी हल की जो रेखाएं हैं उनसे जुता हुआ नहीं, जुता हुआ खेत मिला है जो कि किसका संकेत देता है कि 2 प्रकार की फसल जो है वो बीजी जाती होगी, 2 दोहरी फसल का संकेत देता है। फसल कटाई किससे होती थी? तांबे के हंसिये से, पत्थर के फलक से की जाती थी जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं उद्योग धंधों की तरफ।
देखिए यहाँ से उत्खनन में तांबे और कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, ताम्र उपकरणों की बात करें, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, आरियाँ मिली हैं, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालागर, बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियाँ मिली हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है धातु उद्योग में तो काफ़ी विकसित थे, धातु को गलाना भी जानते थे, तभी तो ये नर्तकी की मूर्तियाँ बनाई हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे, मन के निर्माण का उद्योग भी विकसित था। लोथल की बात करें, चनहुद्रों की बात करें, यहाँ से आभूषण निर्माण के कारखाने मिले हैं, क्योंकि जो स्त्री थी और पुरुष थे, उन सबको आभूषण पहनना बहुत ही बढ़िया लगता था। ठीक है, ये मन के सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सिप्पी, शंख आदि के ये मन के बनाए जाते थे और इन मनकों से ही आभूषणों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली हैं, जो किसकी बनी हुई हैं, अधिकांशतः, सारी सेलखड़ी की नहीं मिली हैं, अधिकांशतः जो हैं वो सेलखड़ी की हैं। और इन मोहरों पर पशुओं, पेड़ पौधों, मानव आकृतियों के क्या बने हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, और इस समय क्या है, वस्त्र उद्योग जो था ये भी प्रगति पर था। और देखिए यहाँ पर पशु मिले हैं, जो मोहरें मिली हैं, इन पर पशुओं के जैसे कि एक सींग का पशु है, बाघ है, हाथी है, आपके सांड है, गेंडा है, इन सब के क्या मिले हैं, आकृतियाँ मिली हैं। पेड़ पौधे की भी आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग भी उन्नत था, कपास की खेती और वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। कताई बुनाई की जो तकलियाँ हैं, तकुए हैं, वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वस्त्र उद्योग भी उन्नत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यापार वाणिज्य की तरफ। आंतरिक विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। ठीक है, ताम्र, खनिक, रतन, उपरतन, धातु निर्मित सामग्री, पात्र उपकरण, आभूषण आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, आंतरिक और व्यापार जो विदेशी व्यापार है दोनों ही होते थे। अगर हम बात करें तांबे की तो राजस्थान के गणेश्वर से आता था, सोना मैसूर से, चांदी की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान से, मणकों के लिए कीमती पत्थर जो आता था वो गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया से भी क्या थे, व्यापारिक संबंध थे हमारे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें मेसोपोटामिया से एक अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। ठीक है, लोथल से एक बटन के समान की गोलाकार मोहर मिली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी मोहरें कहाँ मिली हैं, फारस की खाड़ी में, बहरीन द्वीप पर, मेसोपोटामिया के जो उपनगर है वहाँ पर इस बटन की आकृति की जो है मोहर मिली है, जो कि हमें लोथल से भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें व्यापार के लिए तो वस्तुओं का, अगर नॉर्मल आंतरिक व्यापार की बात करें हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, तो यहाँ पर वस्तुओं के विनिमय और माप तोल के लिए एक निश्चित व्यवस्था होती थी। ठीक है, और वस्तु विनिमय भी होता था। अवशेषों के आधार पर बाट के आकार जो थे वो घनाकार थे और कैसे थे, गोलाकार मिले हैं। ये चर्ट, जैसोर व अगेट के बने होते थे। ये जो बाट होते थे 1 किलो 2 किलो के हिसाब से, तो वो जो है जैसोर के, चर्ट के और अंगेट के बने होते थे। बाट जो है एक श्रृंखला में होता था बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 8 16 32 16 तक के होते थे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं की। तो उस समय जो है, उस समय की जो समाज की बात करें, शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग जरूर रहा होगा, क्योंकि इतनी बढ़िया व्यवस्था जो थी, ठीक है, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, तो एक शासक तो रहा होगा, महत्वपूर्ण कर्मचारी भी रहे होंगे। शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी गढ़ी में, और जो दूसरे लोग थे वो नगर के निचले वाले भाग में रहते होंगे, नगर में रहते होंगे। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। मातृ देवी की मिट्टी की प्राप्त जो मूर्तियां हैं उनसे समाज में नारी के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। परिवार के मातृसत्तात्मक यानी कि माता जो है उसका दबदबा था, मातृसत्ता थी, इसकी जानकारी मिलती है।
फिर सूती वस्त्र के प्रमाण भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे दोनों आभूषण प्रेमी थे। और एक मुद्रा मिली है जिस पर ढोलक का चित्र बना हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो वाद्य कला में रुचि रखते थे। आखेट और संगीत के प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धार्मिक जीवन की ओर। धार्मिक जीवन की उपलब्धियों में वृक्ष पूजा होती थी, जल पूजा थी, पशु पूजा के हमें प्रमाण मिलते हैं। देखिए, वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। एक मुहर मिली है जिसमें देवता को 2 पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया गया है और 7 मानव की आकृतियां उसकी पूजा कर रही हैं, यानी कि वृक्ष की पूजा हो रही है, चाहे पीपल है चाहे बरगद है। ठीक है, मातृ देवी की उपासना मिलती है, पता चलता है इससे। पशुपति की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, क्योंकि देखिए मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में यहाँ पर स्नानागार मिले हैं, इसका मतलब जल की पवित्रता को ये लोग मानते थे। तप के, योग के परंपरा यहाँ प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि योगी की जो है एक मूर्ति मिली है, उससे भी पता लगता है कि ये लोग योग की तरफ भी बढ़े हुए थे। फिर हड़प्पा से एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः ये दर्शाता है कि पृथ्वी माता के रूप में भी पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है और इसकी तरफ, एक तरफ तो हाथी है, बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा है, गेंडा है, नीचे हिरण है। तो ये क्या है, ये भी हमें दिखाता है कि यहाँ पर एक जो है योग तप साधना हो रही है। दूसरी तरफ शिवजी का भी हमें कुछ कुछ रूप दिखाई देता है, प्राकृतिक रूप दिखाई देता है। फिर एक अन्य मुहर मिली है जिसमें योगी मुद्रा में व्यक्ति को दिखाया गया है और व्यक्ति की आकृति त्रिमुखी है और त्रिश्रंगी है, तो कहीं ना कहीं ये भी शिव को दर्शा रहे हैं। और नाग पूजा के प्रमाण भी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तप, योग और यज्ञ की बात करें तो कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल से खुदाई में अग्निकुंड मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति मिली है और मोहरों पर एक सींग वाले वृषभ का भी काफ़ी चित्रण मिलता है। और तभी से और आज भी एक सींग वाले वृषभ को हम काफ़ी लोग जो है पूजते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी हमें संस्कृति मिली है, पूजा पाठ मिला है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी देन है। फिर कुबड़दार बैल, बिना कुबड़दार बैल, बाघ, हाथी का चित्रण भी मिलता है और इसकी भी लगभग पूजा कई लोग करते हैं। ठीक है, बाद में पशुओं की भी देव के रूप में पूजा होने लगी। देखिए कैसे होने लगी कि विभिन्न जो पशु हैं देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे माता रानी की बात करें तो शेर है ना, तो इसी प्रकार से सभी जो देवता लोग हैं उनके एक एक पशु जो हैं उनको दे दिए गए हैं, यानी कि पशु जो हैं देवताओं के रूप में पूज्य हुए। फिर है मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता और ध्यान की परंपरा को जाहिर करता है, उजागर करता है। राजनीतिक बात करें, राजनीतिक जीवन की, तो मूल रुचि जो थी इनकी किस ओर थी, व्यापार की ओर। लेकिन प्रशासन को देखते हुए साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र हमें दिखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। और साथ ही साथ सुव्यवस्थित नगर जो योजना थी, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, जल निकासी दिखाई जा रही है, जल का संरक्षण किया जा रहा है। इससे पता लगता है कि कुशल राज सत्ता जरूर रही होगी जो ये सब नियंत्रित कर रही थी। व्यवस्थित नगर पालिका के भी हमें संकेत मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिले हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हमें मिले हैं, चाहे कटार है, चाकू है, ये सब कहीं ना कहीं जो है अपने बचाव को दिखाते हैं या कृषि कार्य को दिखाते हैं। ठीक है, और ये शांति प्रियता की ओर संकेत करते हैं। हथियारों में कांसे की आरियां मिली हैं, तांबे की तलवारें, भाले के अग्रभाग, कटारे, चाकू, बनागर ये मिले हैं। अब हम बात करें भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी संस्कृतियों में भी देखने को मिलते हैं और इनसे जो है हमारी जो व्यापारिक संबंध है और उसके साथ ही सांस्कृतिक संबंध जो है उनके बारे में भी पता चलता है। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो में भेड़ थी उसकी आकृति में दाढ़ी बनाई गई है। ठीक है, दाढ़ी बनी हुई है, दाढ़ी बताई गई है। सुमेर और बेबीलोन की बात करें, इन सभ्यताओं में भी बैलों में दाढ़ी बताई गई है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें बैलों में दाढ़ी बनाई हुई है।
हड़प्पा की तरह ही सुमेरवासी अपने केशों को किससे बांधते थे? फीते से बांधते थे। हड़प्पा की तरह ही मिस्र की कब्रों से लघु मक्खी के आकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसका प्रभाव जो है अति प्राचीन काल में विश्व की अनेक संस्कृतियों पर रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमें समय रहते मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी फटाफट क्लास रही क्योंकि वीडियो जो है अभी देख लीजिए 40 मिनट के लगभग बन गई है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।